हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुच्छेद बताए गए हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 300 तक कर लिए थे। 300 ए जो है हमने लास्ट में किया था, आर्टिकल 300 ए। ठीक है, जिसमें लिखा गया था कि हमको संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, और जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक हमें हमारी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो लिखा था 300 में। और इसी के साथ हमने दोस्तों 1 से लेके 300 तक का सफ़र जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके आगे की बात करेंगे, यानी अनुच्छेद 301 से 325 तक करेंगे कि इन 25 आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, उसके बारे में हम जरा जानते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी के साथ आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी तो आपको बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो बिना किसी देरी के। बात करेंगे अपने पहले आर्टिकल अनुच्छेद 301 की। आर्टिकल 301 ये क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। यानी इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। यानी दोस्तों, जो व्यापार है, जो वाणिज्य है, ये सब क्या होगा? बिना किसी बाधा के होगा, अबाधा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 301 के तहत जो है भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं जो इलीगली हो। अगर आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो तो वो मान्य होगा, लेकिन आप वही अफीम की खेती करके उसको जो है सप्लाई कर रहे हो तो वो एक गैर कानूनी काम है, तो उसके लिए जो है इस अनुच्छेद में मनाही है। ठीक है, तो अनुच्छेद 301 के तहत जो है आपको व्यापार, वाणिज्य, कॉमर्स, ठीक है, और समागम करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 302 की। आर्टिकल 302 क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। यानी दोस्तों रिस्ट्रिक्शन, अभी मैंने आपको बताया, आप जो है एक अच्छा काम कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप गैर कानूनी काम अफीम का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको सब रोकने आएंगे। तो इसी में बताया गया है कि जो संसद है, संसद जो है निर्बंधन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर। ठीक है, यानी संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित ना हो। यानी जो लोकहित में नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कहते हैं इलीगल, जो लोगों के हित में नहीं होता। ठीक है, अब बात करेंगे अपने अनुच्छेद 303 की। आर्टिकल 303 क्या कहता है? व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। यानी दोस्तों, जो उनकी विधायी शक्तियां होंगी संघ और राज्यों की, उन पे जो है उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, किसके ऊपर? अगर वो कोई व्यापार या वाणिज्य करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 304 की। आर्टिकल 304 क्या कहता है? संघ द्वारा राज्यों से आयात की जाने वाले माल पर कर लगाने के संबंध में उपबंध। यानी दोस्तों, संघ जो भी राज्यों से माल आयात करता है यानी खरीदता है, हम सब जानते हैं कि जो भारत सरकार है वो राज्य सरकारों से भी सामान खरीदती है। राज्य सरकार भारत सरकार से भी खरीदते हैं और भारत सरकार राज्य सरकार से भी खरीदती है। तो उस माल पर जो भी कर लगेगा उसके संबंध में जो है अनुच्छेद 304 में बताया गया है, इसमें और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 305 की। आर्टिकल 305 क्या कहता है? विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यानी दोस्तों, जो राज्यों का एकाधिकार है, एकाधिकार का मतलब होता है जहां पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे इंडियन रेलवे पे केवल रेलवे का अधिकार है। इंडिया की जो मेट्रोज है अलग अलग राज्यों में, तो उन पर जो अधिकार है मेट्रो का, वो एकाधिकार है। तो एकाधिकार सिर्फ वही होता है जिसपे एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो उसके विषय में जो भी उपबंध किए गए हैं वो अनुच्छेद 305 में किए गए हैं। ठीक है दोस्तों,
जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 306 की, और इसकी बात दोस्तों शुरू होने से पहले ख़त्म करते हैं क्योंकि इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 307 की। आर्टिकल 307 क्या कहता है? अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। यानी दोस्तों जो अपना अनुच्छेद 301 से लेके 304 तक जितने भी प्रयोजन है, जितने भी कार्य हैं, उनके लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, यानी एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, और उसकी नियुक्ति या तो राष्ट्रपति द्वारा या संघ के मंत्रिपरिषद द्वारा या राज्यपाल द्वारा की जा सकती है। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा और पूरे भारत के स्तर पर संघ द्वारा जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी। केवल इसमें यही लिखा है, और उस नियुक्त व्यक्ति को जो है कई शक्तियां प्रदान की जाएंगी जो वो आसानी से अपने फैसले जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 307 में बताया गया है कि आर्टिकल 301 से लेके 304 तक जितने भी कार्य हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, उनको करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 308 की। 308 दोस्तों जहां से जो है हमारा भाग 14 जो है शुरू हो जाता है, और ये जो है दोस्तों संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यानी जो आपने सुना होगा आईएएस वगैरह जो होती हैं, ये सारी सेवाएं होती है, और इनके बारे में हम अब क्लियरली जो है पढ़ने जा रहे हैं। भाग 14 में जो है संघ एवं राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले अनुच्छेद 308 क्या कहता है? आर्टिकल 308, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है वो बताया गया है अनुच्छेद 308 में। ठीक है, और ये भारत के संविधान में अभी भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 309 की। आर्टिकल 309 क्या कहता है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ठीक है, जो संघ और राज्य में जितने भी लोगों की भर्ती की जाएगी सेवा करने वालों की, उसके बारे में जो भी शर्तें हैं वो इसमें बताई गई हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो संसद वगैरह जो है वो संघ एवं राज्यों के बीच जितने भी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी तो उसके संबंध में कानून वगैरह बना सकती है, शर्तें रख सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद 310 की। आर्टिकल 310 क्या कहता है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। यानी दोस्तों ये जो है आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की क्या पदावधि होगी, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो मार्क नहीं करोगे, और इसको डीप में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये आप एक बार जो है इसको केवल पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, इसको जो है आप पढ़ के समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखा है। अब जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 311 की। आर्टिकल 311 क्या कहता है? संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्ति का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अनुवद किया जाना। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। यानी दोस्तों आपने सुना होगा जो बड़े बड़े आईएएस वगैरह होते हैं वो इतनी मेहनत करके जो है वो पास होते हैं। ठीक है, तो अगर वो कोई गलत काम कर भी देते हैं ना तो उनको जो है ना इतनी जल्दी पद से नहीं हटाया जाता, उनका या तो ट्रांसफ़र कर देंगे या उनको जो है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो वही इस अनुच्छेद में बताया गया है। जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, जो संघ या राज्य के अधीन सेवाएं दे रहे हैं, जो अधिकारी होंगे, उनको जो है इतनी जल्दी पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 311 में। अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 312 की। आर्टिकल 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाएं। यानी दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं होती है जो पूरे भारत के स्तर पर जो है देखी जाती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो होती है। और जो अनुच्छेद 312 का ए है इसमें लिखा है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। यानी जो संसद है, संसद कुछ अधिकारियों की सेवाओं में जो है परिवर्तन कर सकती है। ये अनुच्छेद 312 में क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 313 की।
आर्टिकल 313 क्या कहता है? संक्रमणकालीन उपबंध, यानी जब तक संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू है, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहां तक वह इस संविधान के उपबंधों से असंगत है। यानी दोस्तों इस पूरे आर्टिकल के कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 70% तक का जो हमारा संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और ये दोस्तों ये जो शासन अधिनियम है ये 1935 का है, यानी हमारा संविधान बनने से पहले का है। ठीक है, तो वो सारे उपबंध जो कि हमारा भारत का रियल संविधान बनने से पहले थे वो उपबंध जो है वो लागू होंगे पदाधिकारियों के संबंध में। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में ये बताया गया है, इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है। कुछ आर्टिकल दोस्तों ऐसे हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं और उनके पूछे जाने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर आप आईएएस के लेवल का भी करोगे तो भी ये पूछे नहीं जाते। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 314 की। आर्टिकल 314 जो है दोस्तों शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है क्योंकि इसको भी है निरस्त कर दिया गया है। 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 की धारा 3 द्वारा 2/8/1972 से इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। यानी अब ये आपके संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसको अभी भी हमारे संविधान से मिटाया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद 315 की। आर्टिकल 315 क्या कहता है? संघ के लिए संघ का लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है दोस्तों, राज्य के लिए राज्य का लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है। लोक सेवा आयोग दोस्तों वो होता है जो कि बड़े स्तर पर दोस्तों जो है भारत का प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन लोगों की नियुक्ति दोस्तों जो है लोक सेवा आयोग का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही क्लियर होता है। संघ के लिए दोस्तों यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है गठन किया गया है और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग का जो है इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों स्तर पर जो है गठन किया गया है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 316 की। आर्टिकल 316 क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के विषय में इसमें बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, यानी यूपीएससी के जितने भी मेंबर होंगे उन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, है ना। और एसपीएससी स्टेट सर्विस कमीशन जो है उसके जितने भी अध्यक्ष या फिर सदस्य होंगे उन सब की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 317 की। आर्टिकल 317 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। ठीक है दोस्तों, ये जो आप रेड वाली लाइन पढ़ के समझ गए होंगे कि इसमें जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनका हटाया जाना और निलंबित होने के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है एक बार देख लेते हैं दोस्तों। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। यानी अगर वो सिद्ध हो जाए कि वो कोई कदाचार कर रहा है, कोई दुष्कर्म कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, तभी उसको राष्ट्रपति के आदेश पर जो है उस सदस्य या फिर अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों उनकी बात नहीं हो रही जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके पास होते हैं, वो दोस्तों वो ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया जाएगा कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब वही है कि अध्यक्ष या सदस्य को जो है राष्ट्रपति की अनुमति से हटाया जाएगा और अगर वो कदाचार सिद्ध हो जाता है तभी उसको हटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 218 क्या कहता है कि नियुक्ति के पश्चात यूपीएससी और एसपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ठीक है,
जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं या फिर जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं, उन सभी के वेतन व भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ये अनुच्छेद 318 में साफ साफ लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 319 की। आर्टिकल 319 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, यानी पद ना रह जाने पर अगर किसी व्यक्ति का पद नहीं रहता, जो सदस्य या फिर अध्यक्ष हैं उनमें से किसी का पद नहीं रहता, तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। इसके कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जो है संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन जाता है, तो वो राज्य या फिर संघ, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, इनमें से दोनों में से किसी की भी जो पद होगी उसका धारण नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति केवल इन्हीं का सदस्य रहेगा और भारत या फिर राज्य सरकार में से किसी और पद को धारण नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 320 की। आर्टिकल 320 क्या कहता है? यह यूपीएससी और एसपीएससी का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष नागरिक सेवा परीक्षाओं का आयोजन करें। ठीक है, तो जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है, इनका ये कर्तव्य है कि वो हर वर्ष जो है नागरिक सेवा परीक्षा जो है वो करवाएं। अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 322 की। आर्टिकल 322 कहता है लोक सेवा आयोगों के व्यय, यानी संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिसके अंतर्गत आयोग के सदस्य कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध के संदेह कोई वेतन भत्ते और पेंशन है यथास्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। यानी दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी कर्मचारी होंगे उनको जो भी वेतन व भत्ते होंगे वो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य या कर्मचारी होंगे उनको राज्य की संचित निधि से पैसा दिया जाएगा। केवल इस अनुच्छेद में इतना ही लिखा है। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं अनुच्छेद 323 की। आर्टिकल 323 ये क्या कहता है? यूपीएससी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक परीक्षाओं का विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, तो जो यूपीएससी का अध्यक्ष होगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा, वो राष्ट्रपति के समक्ष हर वर्ष की परीक्षाओं का जो है कैलेंडर जो है वो जारी करेगा। ठीक है, जैसे एसएससी अपना कैलेंडर जारी करती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ये जो यूपीएससी है प्रत्येक वर्ष अपना कैलेंडर जारी करती है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 324 की। अनुच्छेद 324 दोस्तों, यहाँ से जो है भारत का निर्वाचन जो है इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है, यानी निर्वाचन वगैरह के बारे में भाग 15 में लिखा है और यहाँ से दोस्तों जो है इलेक्शन चालू हो गया है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में बताया गया है, यानी आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आप केवल निर्वाचन यानी इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या कहता है? अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मार्क कर लेना, और ये कई बार पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 324 के तहत निर्वाचन आयोग आता है। ठीक है, इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। तब से दोस्तों 25 जनवरी से ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है, यानी प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। यहाँ पर हमने एक डे के बारे में पढ़ लिया है कि हर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका दोस्तों मुख्य काम क्या होता है? निर्वाचन आयोग का मुख्य 4 काम होते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराना और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराना। ये दोस्तों इसके 4 मुख्य काम होते हैं जो इसको करवाने होते हैं। ठीक है, और दोस्तों अनुच्छेद 324(2) में क्या कहा गया है निर्वाचन आयोग के बारे में? ये एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होगा और राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इनको जो है पद ग्रहण करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है। और दोस्तों इनकी जो शपथ है और योग्यता है उसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो उसमें होगा। अगर 6 वर्ष पहले हो जाते हैं तो इनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। अगर इनकी एज 65 वर्ष तक हो जाती है तो इनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 325 की। आर्टिकल 325 में इलेक्टोरल रोल के बारे में बताया गया है, यानी निर्वाचक नामावली के बारे में बताया गया है। हम सब जानते हैं चुनाव से पहले जो है एक निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है कि कौन कौन व्यक्ति जो है इलेक्शन में भाग ले रहा है उसके बारे में बताते हैं। और इसमें लिखा है दोस्तों लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचनों के लिए निर्वाचन
आयोग एक निर्वाचक नामावली तैयार करेगा। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ये जो है ये करेगा, और व्यक्ति को उसके धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश के स्थान पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन सबके बिहाफ पे भी दोस्तों जो है व्यक्ति को मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। ये था दोस्तों अनुच्छेद 325। अभी तक हमने 1 से लेके 325 तक कवर कर लिया है। धीरे धीरे जल्दी सारे आर्टिकल कवर कर लेंगे। अब बचे ही कितने आर्टिकल है, कुल 75 के आसपास आर्टिकल आपके बचे हुए हैं, वो जल्दी ही कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और आज की वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।